क्राइम टॉप 10 के बाद इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर कोविड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10:30 बजे बुलाई है बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर टीम 9 की ये बड़ी बैठक है और चुनाव नतीजों के बाद से ही टीम 9 की ये पहली बैठक होने वाली है। टीम 9 जिसकी ये पहली बैठक, जिस पर आज जो बात होगी वो कोविड को लेकर होने वाली है। कोविड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुला ली है। सुबह 10:30 बजे का समय है। चुनाव नतीजों के बाद ये पहली बैठक टीम 9 की, और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और टीम 9 के सभी अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनामिका मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अनामिका, 10:30 बजे की ये बैठक है, क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है और कौन कौन इस बैठक में पहुंचने वाला है? जीत के बाद ये पहली कोविड की बैठक है। हालांकि चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री अलग अलग अधिकारियों से अपडेट लेते रहे, लेकिन ये पहली औपचारिक बैठक है जहां पर टीम 9 के अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य मंत्री जो नए बनाए गए हैं, प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि कोविड के केसेस को लेकर अच्छी खबर यह है कि यूपी में फिलहाल कोविड के केसेस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। बहुत सारे जिले लगभग ऐसे हो चुके हैं, 50 से ज्यादा जिले जहां पर 0 में केसेस आ रहे हैं, तो ये अच्छी खबर है अपने आप में। लेकिन फिर भी लंबे टाइम तक चूंकि एक गैप रहा है कोविड की बैठक को लेकर के, तो उसके बाद आज ये पहली बैठक है चुनाव के जीत के बाद मुख्यमंत्री आवास पर, जहां पर टीम 9 के अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंच रहे हैं और ये अपडेट लिया जाएगा कि अब फिलहाल कोविड को लेकर के क्या हालात है पूरे प्रदेश में और आगे को लेकर के क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। इसको लेकर ये पहली बैठक मुख्यमंत्री आवास पर है जिसमें तमाम अधिकारी भी रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कोविड के साथ साथ जो अलग अलग मुद्दे हैं वो भी इसमें डिस्कस किए जाते हैं। चूंकि टीम 9 के अधिकारियों में बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जो अलग अलग विभागों से जुड़े हुए होते हैं। तो अब ये आज देखना होगा कि आज की इस कोविड की बैठक में जो लंबे टाइम के बाद हो रही है उसमें मुख्यमंत्री की ओर से क्या बड़े फैसले किए जाते हैं, क्या समीक्षा की जाती है, कितने कोविड केसेस अभी एक्टिव हैं और उसको लेकर के आगे की स्ट्रेटेजी क्या है। तो लंबे टाइम के बाद आज कोविड की बैठक हो रही मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार। ठीक है, शपथ ग्रहण के बाद कल मंत्रियों ने अपना 10:30 बजे का समय है और आज ये चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बैठक होने वाली है टीम 9 की। आपकी और हमारी लगातार इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आपके लिए लौटेंगे आपके पास, फिलहाल अपने दर्शकों को बताते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा जब किया तो मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा बनाकर काम करने के निर्देश दे डाले। मुख्यमंत्री योगी की कोशिश है कि विकास की रफ्तार तेजी से बढ़े। सीएम ने मंत्रियों से 17 जुलाई तक की कार्य योजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए, यानी कि 100 दिन के अंदर काम करके बेहतर तरीके से अपना रिपोर्ट कार्ड बना के एजेंडा एक सेट कर दिया गया है कि तेजी से विकास हो, इसके लिए काम करना होगा। मेरी सहयोगी अनामिका लगातार बनी हुई है। अनामिका, 10:30 बजे बैठक भी होने वाली टीम 9 की और जिस तरह से एक एजेंडा सेट किया गया है, मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं तमाम मंत्रियों को, उसको लेकर भी अब तमाम मंत्रियों ने अपनी कमर कसी होगी क्योंकि 100 दिन के अंदर अपने काम को करके दिखाना है मुख्यमंत्री को। देखिए, लक्ष्य तय कर दिया गया है सरकार बनने के साथ ही, गठन के साथ ही और मंत्री पद की शपथ और मंत्रियों के कार्यभार संभालने के साथ ही। लेकिन कुछ मंत्रियों ने कल विधानसभा में अपने कमरे में अपना कार्यभार संभाला, तो वही आज कुछ अपना कार्यभार संभाल रहे। इस वक्त मेरी मौजूदगी भी है प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री ए.के. शर्मा की कार्यालय में, जहां पे देख सकते हैं आप कि ये उनका कमरा है और वो अभी अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं। यानी कि आज वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे और इसके बाद जिस तरीके से कहा गया है कि 100 दिनों का लक्ष्य तमाम मंत्रियों को सौंपा गया है, यानी कि एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना है। जो 100 दिनों का लक्ष्य आपको तय करना है और उसी के तहत आपको आगे भी बढ़ना है आने वाले दिनों के लिए। तो ये एक जो स्ट्रैटेजी बनाई गई सरकार की ओर से, वो मंत्रियों के साथ साथ अधिकारियों के लिए भी है। अधिकारियों को भी कहा गया है कि वो अपने लिए खुद लक्ष्य तय करें, उसको खुद ही अचीव करें। और ये देखिए, अब ए.के. शर्मा जी जो है, दिखा दो तस्वीर में आपको, उनकी आप पूजा कर रहे हैं वो। उसके बाद अभी वो पीछे की गैलरी में गए, यानी कि आज चूंकि इनका पहला दिन है विधानसभा के अपने कमरे में, जो इनका ऑफिशियल कमरा है विधानसभा में अलॉट किया गया, आज वो यहाँ पे पहली बार आए हैं पूजा पाठ करने के बाद कार्यभार संभालने। क्योंकि देखिए, 100 दिन का लक्ष्य है और कोई भी अधिकारी अपने 100 दिन में से एक दिन भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता और इसीलिए तेजी से काम हो रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल अपने दर्शकों को बताएंगे कि यूपी में पोर्टफोलियो मिलने के बाद अब टीम योगी के कई मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है। जितिन प्रसाद की बात करें
तो जितिन प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी ले ली है, सूर्य प्रताप शाही को एक बार फिर से कृषि विभाग की जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पंचायती राज विभाग का जिम्मा संभाल लिया है। योगी सरकार में पहली बार मंत्री बने संजय निषाद की अगर बात करें तो मत्स्य विभाग और नरेंद्र कश्यप ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। 100 दिन का जो लक्ष्य है उसमें काम करके दिखाना है, क्योंकि कुछ नए चेहरों की एंट्री हुई है और पुराने जो चेहरे हैं वो लगातार कुछ बने भी हुए हैं। एके शर्मा आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, हमारी सहयोगी दावर मंत्री एके शर्मा जी, जिनके पास 2 बड़े विभाग दिए गए हैं। सर पहले आपको बहुत बहुत बधाई। सर क्या कहेंगे, आज पहला दिन है आपका, आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है आज, सबके लिए क्या कहेंगे आप सबका और राज्य की जनता का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी दी, मुझे इसके पात्र समझा और मेरे में विश्वास व्यक्त किया। बहुत अहम जिम्मेदारी है, मुझे मालूम है। ये दोनों विभाग ऐसे विभाग हैं जो उत्तर प्रदेश, नए भारत के निर्माण में नए उत्तर प्रदेश की भूमिका को निर्धारित करेंगे। सर इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने सर 100 दिनों का लक्ष्य भी दे दिया है तय करने के लिए, क्या स्ट्रेटेजी होगी इसके लिए आपकी? और 100 दिनों के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हमारे साथ जो माननीय 2 राज्य मंत्री जी हैं, जो दोनों प्रमुख विभागों के और दोनों विभागों के जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, हमारे अधिक मुख्य सचिव जी और प्रमुख सचिव जी और इनकी टीम के साथ आज ही मेरा बैठना होने वाला है। वो हम चर्चा करेंगे, वो हमने लक्ष्य जिम्मेदारी बड़ी है, चुनौती बड़ी है, 2 महत्वपूर्ण विभाग जिसपे सबकी निगाहें होती हैं, पब्लिक से लेकर के तमाम आला अधिकारियों की भी, कि इस विभाग में चूंकि ऊर्जा अपने आप में बड़ा विभाग, नगर विकास, पूरे प्रदेश के रंग रोगन का जिम्मा, कैसे करेंगे इसको? देश की जीडीपी में हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्र हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी प्रकार जो ऊर्जा क्षेत्र है उसका भी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इन दोनों दृष्टि से ये दोनों ही महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी जो हमारे नेतृत्व ने और मुख्यमंत्री जी ने दी है उसको हम निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने नेतृत्व और पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे। मैं मानता हूं कि शहरी क्षेत्र और ऊर्जा दोनों ही ऐसे विषय हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का जनरेशन है, या इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात है, या लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो इन पर डिपेंड करती है। तो हम इस जिम्मेदारी के साथ आज मैं ये पदभार ग्रहण कर रहा हूँ। इस जिम्मेदारी को ईश्वर हमें निभाने की शक्ति दें, ऐसी मैंने माँ जगदम्बा से और प्रभु देवादिदेव से भी प्रार्थना किया है। आप सबसे भी प्रार्थना है कि हमको सहयोग करें, हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये अरविंद कुमार शर्मा जी हैं, जिनके पास 2 महत्वपूर्ण विभाग और आज इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। एक बार तस्वीर दिखा दूं मैं आपको पूरे कमरे की। पूरे कमरे में आज जमावड़ा लगा हुआ है कार्यकर्ताओं का, साथ में जो 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं वो भी यहाँ पर उनकी मौजूदगी है, जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी है और सबकी मौजूदगी में ही आज एके शर्मा ने अपना पदभार ग्रहण किया है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल में लोगों को विभाग दिए गए हैं, एके शर्मा इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 2 महत्वपूर्ण विभाग दिए गए, जिसमें एक था अपने आप में बड़ा विभाग ऊर्जा, तो वही दूसरा नगर विकास। ये दोनों विभाग ऐसे हैं जहां पर रोजगार की अपॉर्चुनिटी से लेकर के प्रदेश के विकास और जीडीपी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आज एके शर्मा ने ये कहा भी है कि 100 दिनों का जो लक्ष्य है ये इनकी ओर से तय कर लिया गया, इसको लेकर के ये आगे बढ़ेंगे और चूंकि सभी की निगाहें हैं इस पर, लिहाजा आज मां जगदम्बा की पूजा के साथ उन्होंने आज विधानसभा कार्यालय में अपने कामकाज की शुरुआत कर दी है। हालांकि उसके पहले वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आगे को लेकर उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी और कैसे वो आगे दिनों में अपना रिपोर्ट कार्ड रिजल्ट लोगों से साझा करेंगे। ठीक है नामिका, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आपको बताते हैं कि राजस्व बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर है। राजस्व के लिए नई संभावनाएं तलाशेगी अब सरकार। विभागों को राजस्व वसूली में बढ़ोतरी के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने जारी किए हैं इस पर निर्देश और 2022-23 के लिए इस पर रणनीति तैयार करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्व वसूली में बढ़ोतरी को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव ने इस पर निर्देश जारी कर दिए हैं और अब राजस्व बढ़ाने का सरकार का पूरा जोर रहने वाला है। तमाम मंत्रियों ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। आप देख रहे थे एके शर्मा को, जिन्होंने आज
कुर्सी पर बैठ के आज पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ चुके हैं। ए.के. शर्मा, मेरी सहयोगी नामिका भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन हम दूसरी तरफ आपको यह भी दिखा रहे हैं कि राजस्व बढ़ाने पर अब सरकार का किस तरह से पूरा जोर रहने वाला है। इस वक्त एक और खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर आपको बताएं कि सभी जिलों में खुलने वाले हैं बाल मित्र थाने। बाल अधिकारी आयोग की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। आयोग के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। इन थानों में पुलिसकर्मी वर्दी में नहीं रहने वाले हैं। बाल मित्र थानों में बच्चों की काउंसलिंग होगी। तो देखिए, अपने आप में एक बड़ा कदम, जहां हम आपको बता रहे हैं कि सभी जिलों में खुलेंगे अब बाल मित्र थाने। बाल अधिकारी आयोग की बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। आयोग के प्रस्ताव को शासन से मंजूरी भी मिल चुकी है। और आपको यह भी जानकारी दें कि इन थानों में जो भी पुलिसकर्मी तैनात होंगे वो वर्दी धारक नहीं होंगे, उन्हें पुलिस की वर्दी नहीं पहनी होगी, बल्कि बाल मित्र थानों में बच्चों की काउंसलिंग करेंगे यहां पर अधिकारी। अब आपको दिखाते हैं शहर शहर एनकाउंटर किस तरह से हो रहे हैं। सीतापुर से खबर है, जहां पर पुलिस और क्राइम ब्रांच के बदमाशों में मुठभेड़ हो जाती है। गोली लगने से 2 बदमाश यहां पर घायल होते हैं। लूट की कोशिश कर रहे थे यहां बदमाश, और बदमाशों से 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद कर लिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने मुठभेड़ के बाद की, जब एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश का नाम संजय है, हिस्ट्री शीटर है ये। हरगांव थाना क्षेत्र की तस्वीरें आपके सामने हैं सीतापुर से। इसके अलावा और आपको एनकाउंटर की खबरें दिखाते हैं। तो फतेहपुर से अब दिखाएंगे तस्वीरें, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो जाती है, और इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगती है। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, लेकिन इसी बीच आपको ये भी बताएंगे दूसरा बदमाश जो है वो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो जाता है। पुलिस को चकमा देकर भाग चुका है। गिरफ्त में आए बदमाश पर 7 केस दर्ज हैं। बिंदकी कोतवाली के बाईपास पर यह मुठभेड़ हुई है। 8 मुकदमे हैं लूट के, सभी मुकदमे लूट के हैं। कानपुर में भी है, हमीरपुर में भी है, यहाँ भी है, शातिर अपराधी है। इस पूरे गैंग के विरुद्ध हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। और जो अभी एक इसका साथी फरार हुआ है, इसके लिए कॉम्बिंग चल रही है। उम्मीद है कि उसको भी हम शीघ्र ही पकड़ लें। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश फहीमुद्दीन के गोली लगी है, जबकि मुठभेड़ के दौरान फहीमुद्दीन का साथी फरार हो गया। घायल बदमाश फहीमुद्दीन को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। पकड़ा गया बदमाश बंद पड़े घरों में चोरी करता था। अभी हमारे इस नोएडा जोन में आप लोगों ने देखा होगा कि कार के शीशे तोड़कर और उसमें से वैल्यूएबल्स निकालने वाले बहुत सारे गैंग्स यहाँ काम करते थे। हाल में ही हम लोगों ने एक गैंग को पकड़ा था और लगभग 100 के आसपास हम लोगों ने लैपटॉप्स रिकवर किए थे। उसके बाद हम लोग लगातार, हमारी टीमें ऐसे गैंग्स पे काम करती रहती है। आज अभी हम लोग को सूचना मिली थी लगभग 7:30 के आसपास कि पुनः यहाँ सेक्टर 18 में एक मैडम की कार थी, सेलेरियो कार, उसका शीशा तोड़कर उसमें से एक लैपटॉप निकाल लिया गया है, जो लैपटॉप बैग में है। हमारी टीमें उसके पीछे लगी। अब खबर नोएडा से है। यहां पर फिल्म सिटी में बिजली घर के पास में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई है, जिसमें नटराजन नाम का बदमाश जो है वो घायल हो गया है। बदमाश पर गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी करने का आरोप लगा है। दिल्ली एनसीआर में कई वारदातों को ये अंजाम दे चुका है। 7 के आसपास कि पुनः यहाँ सेक्टर 18 में एक मैडम की कार थी, सेलेरियो कार, उसका शीशा तोड़कर उसमें से एक लैपटॉप निकाल लिया गया है, जो लैपटॉप बैग में है। हम लोगों ने जब उसका पीछा किया तो ये यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ से वो निकल नहीं पाया। और मेरठ की थाना लालकुर्ती पुलिस डकैती की योजना बनाते 4 बदमाश गिरफ्तार उन्होंने किए हैं। ये बदमाश आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर डकैती की प्लानिंग कर रहे हैं, और इनके मंसूबे बहुत ही खराब रहे थे, और इनके मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं क्योंकि पुलिस इनको धर दबोचती है। सभी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। थाना सदर बाजार पुलिस ने 6 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। अभियुक्तों पर हमला करके मारपीट करना और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले थाना मेडिकल क्षेत्र में और उसके बाद में थाना नौचंदी क्षेत्र में सिमिलर टाइप की वारदात हुई थी। एक महिला से चेन छीनी गई थी, जिसमें जो नौचंदी वाली घटना थी बड़ी सनसनीखेज थी। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें महिला को धमका के आतंकित करके उसकी चेन, गले में पहनी हुई चेन छीनी थी।
साथ ही साथ जिस मोटरसाइकिल से लूट करते थे ये मोदी नगर से चोरी करी गई थी, इन्हीं के द्वारा चोरी करी गई थी, इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।